नमस्कार, आप डीडी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और रात के 10 बजे डीडी न्यूज का मतलब है दमदार 10। जी हां, अब से जब डीडी न्यूज पर रात 10 बजेंगे तो दमदार 10 होगा, क्योंकि आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, पसंदीदा डिबेट शो दो टूक अब से रात 10 बजे टेलीकास्ट होगा। रात 9 बजे नहीं, बल्कि रात 10 बजे हमारा नया समय जरूर नोट कर लीजिए। और आपको यह भी बार बार याद दिला रहा हूं कि वक्त बदला है पर तेवर वही हैं। जी हां, दो टूक का वक्त जरूर बदला है पर दो टूक के तेवर वही हैं। उन्हीं तेवरों के साथ हर झूठ और हर फेक एजेंडा, हर फेक नैरेटिव की हम बखिया उधेड़ेंगे और हर सच आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। आज जो सच है वो हमको कम कहना है, क्योंकि आज तो दरअसल देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा सच कह दिया। दो टूक में आज उस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार गलत बयानी करते रहे, लगातार वो इस तरह की बयानबाजी करते रहे जो शायद अपमानजनक है या अपमानजनक से कहीं ज्यादा है। कई बार उनको कोर्ट ने समझाया, लेकिन आज देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी और उनके साथी सहयोगियों, उनका मीडिया हैंडल करने वालों, उनका सोशल मीडिया देखने वालों की आंखें खुल जानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर यह साफ तौर पर कहा कि कोई भारतीय, कोई सच्चा भारतीय भला ऐसा कैसे कह सकता है। कोई सच्चा भारतीय भला ऐसे कह सकता है। इस पूरे वाक्य की गंभीरता आप समझ रहे हैं। कोर्ट ने एक तरह से यह कहा कि कोई भारतीय इस तरह के बयान नहीं दे सकता, लेकिन राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है इस तरह के बयान देने का। इसलिए मैंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद राहुल गांधी और उनके साथी सहयोगियों की आंखें खुल जानी चाहिए। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त का है जब राहुल गांधी, जब डोकलाम में और जब जो है लद्दाख में भारतीय सेनाएं जो हैं वो आमने सामने थी, चीन के साथ संघर्ष चल रहा था। और उस वक्त राहुल गांधी ने दरअसल ये बयान दिया कि भारत की इतने वर्ग किलोमीटर, और वो बयान उनका कई बार बदलता रहा। कई बार उन्होंने कुछ कहा, कई बार 2000, कई बार 4000, कई बार कुछ इस तरह के उन्होंने बयान दिए और कहा इतनी जमीन जो है वो चीन ने हड़प ली है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो चीनी सेना वो भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रही है। अब कोर्ट ने इस पर एक कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कोई सच्चा भारतीय इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकता है। और कोर्ट ने इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने यह कहा कि क्या आप वहां थे, आपके पास कोई सबूत है, कोई दस्तावेज है, और अगर सबूत नहीं है, दस्तावेज नहीं है, तो ऐसी बात आप कैसे कह सकते हैं। यह अपने आप में बड़ा बयान है और इसीलिए मैंने कहा इस बयान के बाद राहुल गांधी की आंखें खुल जानी चाहिए। लेकिन क्या राहुल गांधी की आंखें खुलेंगी या अभी भी वो एंग्री यंग मैन दिखने के चक्कर में इस तरह के भड़काऊ और गलत बयान करते रहेंगे? इस पर आज चर्चा करेंगे और इसी को लेकर आज का मेरा शीर्षक है। आज दो टूक में जो मेरी चर्चा है, जो मेरा शीर्षक आपके सामने है, राहुल की फजीहत, सुप्रीम नसीहत। क्योंकि मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट या देश की कोई भी संस्था इतनी ज्यादा फजीहत किसी नेता की कर सकती है और इतनी बड़ी नसीहत दे सकती है। यह बहुत बड़ी नसीहत है और बहुत बड़ी फजीहत है। राहुल की फजीहत, सुप्रीम, फिर सुप्रीम नसीहत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली बार नहीं, ये कई बार हुआ है। इसी को लेकर आज की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस खबर को पूरी तरह से समझ लीजिए, इस खबर की धार को समझ लीजिए। खबर धार में, जी हां, खबरदार में इस खबर को आपको समझाने की कोशिश करता हूं और यह खबर क्यों गंभीर है और क्यों मैं बार बार कह रहा हूं राहुल गांधी और उनके सहयोगियों की आंखें खुल जानी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल है। यह पहला मौका नहीं, कई बार देश की अदालतें राहुल गांधी के बयानों पर सवाल उठा चुके हैं। कई बार ऐसा हो चुका है। एक जाति विशेष पर अभद्र टिप्पणी करने के कारण राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी जा चुकी है। यह भी अपने आप में गंभीर बात है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं वीर सावरकर थोड़ी हूं। पर अब तक राहुल गांधी 2 बार देश की अदालतों में माफी मांग चुके हैं, 2 बार माफी मांग चुके हैं।
2 से ज्यादा बार अदालतें राहुल गांधी को फटकार लगा चुके हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट की और अगर बाकी सब निचली अदालतों की बात करूं तो ये संख्या ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा दर्जनों ऐसे मामले हैं जहां राहुल गांधी के बयान के फैक्ट चेक में गलत साबित हुए हैं। राहुल गांधी के बयानों का फैक्ट चेक हुआ, वो गलत साबित हुए। हाल फिलहाल चुनाव आयोग और अरुण जेटली को लेकर राहुल गांधी के बयान गलत निकले, उनका फैक्ट चेक जब हुआ। इसके बाद राहुल गांधी के बयानों को कितनी गंभीरता से लिया जाए, ये सवाल आज देश के सामने है। उनके बयानों को आखिर देश क्यों गंभीरता से ले, इतने ज्यादा अदालत की टिप्पणी और साथ साथ फैक्ट चेक के बाद। दो टूक में इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, राहुल गांधी के कुछ बयान सुन लीजिए और साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि जो इसके ऊपर जो रिएक्शन है वो भी आपको सुना रहा हूं। और ये एक बात आपको यकीन के साथ दिला रहा हूं, आज राहुल गांधी के बयानों का एक एक फैक्ट चेक करूंगा मैं, सबूतों के साथ फैक्ट चेक करूंगा मैं। इसलिए कहीं मत जाइएगा, फैक्ट परफेक्ट का इंतजार कीजिएगा। पर पहले ये बयान सुनिए। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, मैं उसको बहुत गंभीरता से लेता हूँ। बार बार श्रीमान राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि चाइना ने देश के अंदर में आकर के ज़मीन कब्जा किया, जबकि हमारा आर्मी, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय सबने कहा है कि सीमा विवाद है, लेकिन हमारा अंदर में आकर के कोई जमीन कब्जा नहीं किया है। पार्टी टू पार्टी एमओयू करते हैं राहुल गांधी चीन की पार्टी से, और आज ऐसा लग रहा है जब सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी भी आ चुकी है, यह कहना गलत नहीं होगा, भारतीय नागरिकों को यह नहीं बताते कि इस करार में क्या है। यकीनन इस करार में राहुल गांधी ने यह प्रण लिया है कि वो भारत को कमजोर करेंगे, चीन को मजबूत करेंगे, चाहे डोकलाम हो चाहे गलवान हो। और राहुल जी तो यही कह रहे हैं सरकार से कि बताओ कि भाई क्या स्थिति क्या है, आप सही बोलो, बता दो। लेकिन आप सरकार सही जो है स्पष्ट रूप से कोई बता भी तो नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सरेआम लथाड़ा है, कहा है कि तुम्हें कैसे पता कि चाइना ने हमारी ज़मीन कब्जा ली है। अगर आप भारतीय होते तो ऐसी बात नहीं करते, बिना तथ्य बिना प्रमाण के। और अब भी देखिए ना, ये जो मानसिकता है, सड़क का गुंडा, सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली, बालाकोट स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना, ऑपरेशन सिंदूर को भी फेलियर, तमाशा, छुटपुट, सरेंडर, ये सब कहना, कारगिल युद्ध दिवस जो था, कारगिल विजय दिवस, उसको 5 वर्षों तक ना मनाना, सेना का करो अपमान, पाकिस्तान का करो गुणगान, यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चीन हड़प किए हैं। ये राहुल गांधी जी की कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, सामरिक विशेषज्ञों की और साथ साथ सैटेलाइट की तस्वीर सारे कुछ समीक्षण करते हुए विशेषज्ञों ने ये नतीजे पर आए। हमने हमेशा देखा है कि वो हमेशा जो है वो एंटी इंडिया उनकी सोच है और भारत के अगेंस्ट हमेशा बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही वेलकम मूव है बाय द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने उनको इस तरह की फटकार लगाई है। अब आने वाले समय में भी है और लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भारत की अस्मिता को, अखंडता को और सबसे ज्यादा तो उनके मनोबल को किसी तरह की ठेस ना पहुंचे। तो चलिए, तो हमने आपको दिखाया इसको लेकर जो बयान चल रहे हैं और इसी को लेकर आज की चर्चा शुरू करते हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ये चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ शिवम त्यागी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हैं शिवम त्यागी। मेरे साथ राहुल काजला जुड़े हैं। राहुल काजला
कांग्रेस के नेता हैं, युवा नेता हैं राहुल काजला जी। स्वागत है आपका राहुल जी भी। मेरे साथ किशोर तिवारी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। शिवसेना यूबीटी के नेता हैं। और मेरे साथ दिव्यांश काला हैं, रिसर्चर हैं और लेखक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत में राहुल काजला और शिवम त्यागी 2-2 मिनट में दूंगा, आप आमने सामने होंगे, अपनी बात रखिए, उसके बाद इस डिबेट को ओपन करूंगा। शुरुआत राहुल काजला, दोनों को आमने सामने लाइए, राहुल काजला और शिवम त्यागी जी को। राहुल जी, मेरा पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। अगर आप कोई सच्चा भारतीय ऐसा कैसे कह सकता है? क्या लगता है इसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस को थोड़ा आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की जरूरत है? अशोक जी, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आज हुई है वो वास्तव में काफी सीरियस है, पर एक और चीज सोचने वाली है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का प्रेरोगेटिव था कि वो नेता प्रतिपक्ष को, देश के इलेक्टेड नेता प्रतिपक्ष को ये बताएं कि उन्हें क्या बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि एक सच्चा भारतीय इस प्रकार की टिप्पणी कैसे कर सकता है, तो अक्टूबर 2024 में जो देश के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उनसे जब इस विषय पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि दोनों ही पक्षों की सेना पुश कर रही है और किसके पास कितनी जमीन है उसका अभी उल्लेख नहीं किया जा सकता। यही सवाल जब अप्रैल 2024 में स्मिता प्रकाश जी ने राजनाथ सिंह जी से, देश के रक्षा मंत्री जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि दोनों ही सेनाएं अंदर हैं और अभी स्थिति क्या है उसे स्पष्ट नहीं किया जा सकता। टिप्पणी पर उन्होंने भी जवाब नहीं दिया कि कौन कितना अंदर है, पर उन्होंने इस चीज को नकारा बनी कि देश की जो दोनों पक्षों की सेनाएं वो अंदर आ चुकी हैं या नहीं आ चुकी हैं। तीसरी चीज, अगर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसे वास्तव में अगर आप लोग इतना सीरियसली लिया जाए, जो आज अभिषेक मनु सिंघवी जी ने भी कहा राहुल गांधी जी को रिप्रेजेंट करते हुए कि जो इमीडिएट रिलीफ था वो राहुल गांधी जी को मिला था, टिप्पणी जो हुई है उसे एक बड़ा इशू बना करके ना देखा जाए। 2002 का जो दंगों का मामला था उसमें देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी जिस प्रकार की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने करी थी, हम उन्हें एक प्राइमरी जो जजमेंट है वो मान करके देखें और जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्हें जज करें। ओके, चलिए, आपने कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है नहीं, एक बड़ा सवाल आपने उठाया। दूसरी बात आपने कहा कई आपने फेंक दिए। शिवम त्यागी जी, सवाल यह कि ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की टिप्पणी कर रहा है। और मत भूलिए, जब नुपुर शर्मा का मामला हुआ था, नुपुर शर्मा के मामले में जब कोर्ट ने टिप्पणी की थी, तब भी लोग इसी तरह से कह रहे थे कि भाई कोर्ट को इस तरह की टिप्पणी करने का अधिकार क्या है। अशोक जी, वो कहते हैं ना कि कभी गैरों पर उंगली मत उठा ए रहबरान मुल्क, तबाही देश की अपनों की गद्दारी में ही रखी है। विषय ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, विषय यह है कि ये देश तो हमेशा से मानता जानता और कहता आया है। और उनका एक बयान हो तो मैं मतलब कहूं भी, कितने बयान हैं उनके। राफेल को लेकर 8 मई 2019 को उन्होंने कोर्ट में माफी मांगी, जाकर खुद कहा, पहले बोला, एक एजेंडा चलाया, फिर उसके बाद माफी मांगी। वो तो सुप्रीम कोर्ट में किया। उसके बाद फिर 17 नवंबर 2022 को वीर सावरकर के विषय में उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, उस पर जो है फिर कोर्ट ने उनको चेतावनी देकर छोड़ा और वहां पर स्टे चल रहा है। फिर इसके बाद 13 अप्रैल 2019 को एक मामले में जो मोदी के हर चोर के नाम में ये दूसरा नाम क्यों होता है, तो हाँ, तो उसमें भी जो है उनको स्टे मिला हुआ है। हालांकि उनकी सदस्यता उसके बाद चली गई थी, उसे छोड़ दीजिए। 6 से 7 मार्च के बीच में जो है 2023 में यूके में बैठकर, लंदन में बैठकर वो कहते हैं कि जो ग्लोबल डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, यूएस यूके, वो हिंदुस्तान में जितने भी संस्थान हैं उन पर हमला हो रहा है, उसके लिए क्यों नहीं बोलते। मतलब विदेशों की सपोर्ट उनको चाहिए। ये तमाम तरह की चीजें हैं। देश के जो वीर हैं, वीर सावरकर, उनके बारे में टिप्पणी है, किसी के लास्ट सरनेम को लेकर टिप्पणी है, फिर इस तरीके से राफेल को लेकर टिप्पणी है। और अब ये चाइना 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 चाइना, मैं लिख कर दे सकता हूं। राहुल गांधी के अपने जीवन के पिछले 5 साल अगर हम निकाल कर देख लें तो उसमें उन्होंने अगर देश के नाम लिए होंगे तो उसमें 70 से 80% तक पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना। आज हिंदुस्तान की स्थिति यह हो गई है कि अगर विदेशों को और देश के दुश्मनों को हिंदुस्तान में अपना कोई नैरेटिव चलाना है तो उनको अपना प्रवक्ता रखने की आवश्यकता ही नहीं है। वो राहुल गांधी को सोर्स कर लेते हैं और राहुल गांधी उनका वही बीन बजाना शुरू कर देते हैं जो वो करते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, किस तरीके से कितने राफेल गिरे, ये कोई सवाल था क्या? और सुप्रीम कोर्ट गलत क्या कह रहा है? भाई आप मुझे एक चीज बताइए,
आप कहते हैं कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है चाइना ने ले ली, क्या आधार है आपके पास? और दूसरा, इन्होंने जो एक और चीज कही, ये शायद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब समझते नहीं है। एलएसी का मतलब ये है कि जहां पर बॉर्डर डिफाइन नहीं है। कई बार इस बात को एस जयशंकर जी और इस बात को राजनाथ सिंह जी भी कह चुके हैं कि वहां पर जब हम दोनों टसल में है एग्जैक्टली, तो एक सिचुएशन पर जाकर जो है स्टैंड ऑफ है, उसके बाद वो कम हुआ, लेकिन जमीन गई। ओके 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 अभी आपके शुरुआती स्टेटमेंट 2 मिनट में इस डिबेट को खोलूं। और राहुल काजला बहुत गंभीर बात जो है उठाई है, जो है वो शिवम जी ने और बाकी लोग भी ये कह रहे हैं, बार बार ये बात हो रही है। और अगर आप पाकिस्तानी मीडिया को देख लोगे तो राहुल गांधी के बयान, राहुल गांधी को हीरो की तरह वहां दिखाया जा रहा है। तो लोग, शिवम त्यागी कह रहे हैं कि भाई भारत विरोधी जो ताकतें हैं उनको अपना प्रवक्ता भारत में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका आरोप है कि खुद जो है नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी जो है भारत विरोधियों का प्रवक्ता साबित हो जाती है, बार बार साबित हो रही है। अशोक जी, ये जो सवाल राहुल गांधी जी ने उठाया, अगर आप उनके वीडियो चैनल पर जाकर के पूछेंगे, जब वो लद्दाख गए तो लद्दाख के जो आम नागरिक हैं वो भी यही सवाल उठा रहे हैं। तो क्या वो सब भी एंटी इंडियन है? क्या वो सब भी जो जिस तरीके के अटैक शिवम जी नेता प्रतिपक्ष को दे रहे हैं, क्या वो सारे अटैक वो लद्दाख के नागरिकों को भी देंगे? दूसरी चीज इन्होंने कही, इसमें एक छोटा सा फर्क है, एक छोटा सा फर्क है, सुनिए, अरे एक छोटा सा फर्क है। देखिए, भारत के मतलब किसी भी जगह के आम नागरिक कुछ भी कह सकते हैं, वो देश में स्वतंत्रता है, लेकिन जो एक पद पर होता है और एक संवैधानिक पद पर व्यक्ति होता है, उसमें और कोई नागरिक में फर्क है। आप अगर कोई ये कह दे कौवा कान ले गया, तो उसके बाद जो है ये कौवे को पकड़ने नहीं भागते जो जिम्मेदार लोग होते हैं, पहले वो देखते हैं कान है, अगर कान नहीं है तब वो कौवे के पीछे भागते हैं। यहाँ क्या कि किसी ने कह दिया और आपने जो है बार बार धड़ाधड़ कह दिया कि 2000 वर्ग की, तो थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे जिम्मेदारी की बात है, किसी आदमी की, आम आदमी की जिम्मेदारी नहीं। मैं यहाँ डीडी पर बैठा हूँ, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्या कहूंगा। और सड़क पे खड़ा हुआ आदमी राहुल गांधी जी के लिए या नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस भाषा का प्रयोग करेगा, मैं नहीं कर सकता ना, क्योंकि जिम्मेदारी है। और आप एक कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी एक जिम्मेदारी है, शिवम त्यागी पार्टी को उनकी एक जिम्मेदारी है। तो हर व्यक्ति को एक जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी ना। नहीं अशोक जी, अगर देश की इंटेग्रिटी के ऊपर अगर कोई किसी प्रकार का सवाल उठाया जाता है, तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं है नेता प्रतिपक्ष की, वो जो सरकार है उससे सवाल पूछें? और जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और जिस प्रकार के वो आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाते थे, उसमें से कितने आरोप साबित हुए? 2G स्कैम, 3G स्कैम, पूरा आंदोलन उस टाइम पर उन्होंने अन्ना आंदोलन खड़ा किया, वो कितने आरोप उनमें से साबित हुए? अगर वो आरोप सही थे तो जेल भेज देते। आज पूरी कांग्रेस पार्टी जो कोलगेट स्कैम उन्होंने उठाया, कोलगेट स्कैम भारतीय जनता पार्टी ने उस समय उठाया। नवीन जिंदल जो उस समय कोल मिनिस्टर थे, वो आज किस पार्टी में है? ठीक है, ओके रिस्पॉन्ड शिवम त्यागी, जल्दी से छोटा सा रिस्पॉन्ड किशोर जी के पास जाऊंगा। पर्सपेक्टिव, राहुल गांधी कोई चाइना या पाकिस्तान या फिर एक देश जो हमारे साथ टसल में है उसके साथ नहीं खड़े होते। मैं 4-5 एग्जांपल्स आपको फटाफट देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इंडिया इज अ डेड डेमोक्रेसी, हम जानते हैं, वो टेरिफ वॉर में चल रहे हैं। तुरंत उनके स्टेटमेंट को इको करके राहुल गांधी कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, एग्जैक्टली समबडी हैज सेड इट, ही सेड इट, फाइनली अच्छा किया, बिल्कुल डेड हमारी जो है इकोनॉमी है इस समय। रियली क्या वाकई डेड इकोनॉमी है? वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एक दूसरा, पाकिस्तान ने कहा, हमने लड़ाई के दौरान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान ने कहा कि हमने हिंदुस्तान के 5 जो है जेट्स गिरा दिए, 5 राफेल गिरा दिए। तुरंत राहुल गांधी ने ट्विटर पर सवाल पूछ लिया कि बताइए जरा कितने राफेल गिराए गए। फिर मैं चाइना पर आता हूं, चाइना ने कहा कि हमने हिंदुस्तान की फौज को खदेड़ दिया, जबकि हमने उनके 120 मारे और इंटरनेशनल मीडिया ने वो रिपोर्ट किया। राहुल गांधी ने तुरंत कहा कि हाँ सेना पिट रही है, गलवान में सेना पिट रही है। आप मुझे एक चीज बताइए, तो दुनिया में जो भी हिंदुस्तान का विरोध देश करता है उसकी स्टेटमेंट को इको करते हैं राहुल गांधी। आप मुझे, मैं सवाल को मना नहीं कर रहा हूं, आपने सेशन बुलाया, सेशन हुआ, सेशन में प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, गृह मंत्री ने जवाब दिया, सबने जवाब दिया, लेकिन वो कह रहे विपक्ष का काम है ना सवाल पूछना, लेकिन विपक्ष का काम दुश्मन देश का स्टेटमेंट उठाकर उनका लाइन टो करना नहीं है। विपक्ष का काम सवाल करना है। मैं मानता हूं जब आपने डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, देखिए जब आपने चर्चा, अरे एक चीज, नाम में बहुत इंटरेस्ट है आपको, तो मैं वहां भी जा सकता हूं, लेकिन कहते हैं ना, अच्छा कहा नहीं क्या? अच्छा मुझे प्लीज, वहां जाते नहीं, लेकिन एक चीज बताइए मुझे, दुनिया में जो वर्ल्ड लीडर्स है वो है कितने? टॉप 10 इकोनॉमीज उठा लीजिए, कितने हैं भाई? टॉप 10 डिफेंस उठा लीजिए, कितने? मतलब आपको नाम चाहिए इस देश में 2014 के बाद से। 10 सेकंड होते हैं सर, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आपको नाम में इंटरेस्ट है ना। मेरे देश के तो प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी ग्लोबल लीडर ने कोई मीडिएशन नहीं किया है और किसी की वजह से सीज फायर नहीं हुआ, और आपको नाम में इतना इंटरेस्ट है तो मैं कह देता हूं 2014 के बाद से इस देश में एक आदमी को पप्पू 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 कहा जाता है और उसके बाद पूरी कांग्रेस पागल हो जाती है। क्यों भाई? अगर नाम इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर क्यों? एक मिनट मैं यहाँ पे देखिए, एक मिनट राहुल जी रुकिए, मैं किशोर जी के पास। देखिए मुझे लगता है ये जो कांग्रेस बार बार कहती है ना नाम लेके, वो ये थोड़ी है कि कांग्रेस पार्टी का लिखा स्टेटमेंट थोड़ी प्रधानमंत्री पढ़ेंगे कि आप कहें कि नहीं आपके स्टेटमेंट में नाम होना चाहिए। और दूसरी बात,
ये अंतर्राष्ट्रीय एक मिनट रुकिए, ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है, इतने हल्की तरह से नहीं लिया जाता इसको कि आप नाम लेकर कह दे कि इसने ये कहा, उसने ये कहा। ये आप कोई सुनिए, गली मोहल्लों का चुगलखोर मैच नहीं है ये। एक मिनट, गली मोहल्लों का कोई चुगलखोरी का ये कोई कंपटीशन नहीं है जहां नाम लेके नहीं इतने। नहीं, मुझे इस बात पे एक मिनट, इस बात पे मुझे गौर आपत्ति है कि आप चाहते हैं भारत का प्रधानमंत्री नाम लेकर बोले ट्रंप ने ही गोली कहा। भारत का प्रधानमंत्री जो है मैदान में उतर के खम ठोक के कहे ट्रंप आजा तू। मतलब इस तरह की हल्की बातें कम से कम मुझे लगता है, और मैं बार बार यही कह रहा हूं, विपक्ष की दिक्कत यही है, विपक्ष इतनी हल्की बातें करता है कि वो जो है पब्लिक उस पर। और अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है कि नहीं, तो सवाल यह है कि आपका अधिकार क्षेत्र है कि नहीं कि ट्रंप का नाम लिया जाए नहीं लिया जाए। किशोर तिवारी को लाइए, किशोर तिवारी जी, क्या आपको भी लगता है इस देश के सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है? और दूसरी बात, कितनी बार इस तरह के राहुल गांधी को कोर्ट को, अदालतों को समझाना पड़ेगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी एक रेखा होती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है। यह नहीं है कि किसी को भी कुछ भी कह देना चाहिए। संजय राउत कह सकते हैं, संजय राउत जरूर अलग बात है, किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, उनके लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, वो कुछ का कुछ बोल देते हैं, बाद में उद्धव ठाकरे जी भुगतते हैं। लेकिन कम से कम राहुल गांधी जी को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि पूरा विपक्ष भुगतता है। अशोक जी, मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और राहुल गांधी पर आपका जो पूरा ट्यूशन चल रही है उसका आदर करता हूं। अगर आप संवैधानिक पद पे हो, विपक्ष के नेता हो या एक विपक्षी पार्टी, प्रमुख विपक्षी पार्टी के भी नेता हो, तो आपने जो टिप्पणी की है उसके आधार को पूरा चेक कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि आपने संजय राउत की बात की, मैंने बोलता कोई भी रहे, अगर आप प्रवक्ता हो तो ओछी बात तो करनी नहीं चाहिए और बेबुनियादी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, शिवम त्यागी मुझे बताएंगे, मैं जिनको मेरे सर्वोच्च नेता मानता हूं, सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने चाइना ने अपनी जमीन कितनी ली, मोदी चाइना से कैसे डरते हैं, हाँ ये बात पर उन्होंने मैं सर मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए। मुझे लगता है कि मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को देनी चाहिए कि शिवसेना का तीसरा टुकड़ा भी हो गया है। शिवसेना सुब्रमण्यम स्वामी, शिवसेना शिंदे, शिवसेना उद्धव ठाकरे और अब शिवसेना सुब्रमण्यम स्वामी। मुझे लगता है मैंने शिवसेना सुब्रमण्यम स्वामी के प्रवक्ता को बुला लिया। क्या अगर 3 टुकड़े हो गए तो सर ऐलान कीजिए, ब्रेकिंग न्यूज चलाया जाए, एक और शिवसेना में एक और बंटवारा। देखो अशोक श्रीवास्तव, अरे आपने सुप्रीम नेता का अपना, मुझे लगा आप उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हो, लेकिन आपने कहा मेरे सुप्रीम नेता सुब्रमण्यम स्वामी, तो मुझे लगा कि भाई आप शिवसेना यूबीटी से कहीं पलट करके उधर तो नहीं चले गए। देखो अशोक, तुम्हें ना ये जो टिप्पणियां कर रहे हो ना राहुल गांधी पे, तो मैंने आपको पिछले वक्त भी बताया था, राहुल गांधी इज द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग और आपने बच के रहना चाहिए उनसे। मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन वो क्या हो गया, वेटिंग बहुत बढ़ते जा रहा है। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए बच के कैसे रहना चाहिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि अभी तो कर्नाटक की पुलिस आ चुकी है, उससे तो मैं बच गया। तो आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा स्पष्ट करके बताइए कैसे बच के रहना चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा, क्या एटम बम फूटेगा मेरे खिलाफ भी? नहीं, देखो मैं बता रहा हूं, वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, इससे तो कोई वो डिनाई नहीं कर सकता। पहले 5 साल में बनना चाहिए था, फिर 10 साल में बनना चाहिए था, आप 15 साल के बाद बनेंगे, लेकिन वो मैच्योर होके बनेंगे। लेकिन मैं अभी बता रहा हूं, मैच्योर होके बनेंगे, मतलब अभी मैच्योर नहीं है सर, मतलब आप फिर बड़ी बात कह रहे हैं सर। मुझे लगता है ये बड़ी बात है, मुझे लगता है इसको ब्रेकिंग न्यूज चलाना चाहिए। शिवसेना यूबीटी ने कहा कि राहुल गांधी जब मैच्योर हो जाएंगे तब प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, अगर 116 सीटों पर इस प्रकार से फ्रॉड होगा, कल वो बड़ा खुलासा करने को जा रहे हैं फिर, और बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। शिवम, मुझे तुमसे एक ही बोलना है कि कितनी जमीन में चाइना अंदर आ चुका है,
ये इंच इंच मोच के रखी है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। आप उनसे भी बात कर लो एक बार, वो आपके पार्टी के अभी बहुत ऊंचे नेता है। अब वो उनको आपने मार्गदर्शक मंडल में डाला है तो ठीक है, लेकिन एक बात मैं अभी और बताता हूँ शिवम तुमको, बताइए कि प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी ने, महामहिम विश्वगुरु मोदी जी ने जब ऑपरेशन सिंदूर पे जवाब दिया, तब पाकिस्तान ने चाइना की पूरी टेक्नोलॉजी और उनके शस्त्र वापरे और उन्होंने खुली मदद की चाइना ने, पर वो उस पर कुछ बोले नहीं। ओके, तो ठीक है, मैं देखो कुछ तो बोलने दो यार। अरे सर, आपको मैंने कहाँ रोका? आप रिस्पॉन्ड लेने दीजिए, फिर मैं आपको बोलने दूंगा। अभी आपने सब कुछ तो बोल दिया। आपने ये भी बता दिया आपके सर्वोच्च नेता सुब्रमण्यम स्वामी हैं, आपने ये भी बता दिया कि जो पीएम इन वेटिंग जो है राहुल गांधी है, इसलिए मुझे बचकर रहना चाहिए। आपने शिवम त्यागी जी को भी बहुत कुछ बता दिया, सवाल भी पूछ लिए। एक छोटा सा रिस्पॉन्ड ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि किशोर जी ने कहा कि राहुल गांधी पीएम इन वेटिंग है। वो पहले पिछले 15 सालों से पीएम इन वेटिंग है, एंड ही विल रिमेन पीएम इन वेटिंग फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स कम से कम। उसके बाद मार्गदर्शक मंडल में अपने आप ही चले जाएंगे। इतनी बार हार के वो अलग बात है कि उनके पास वो शैल है कि वो पारिवारिक सत्ता से आते हैं। दूसरा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात अगर आपको इतनी सही लगती है तो सुप्रीम कोर्ट में आपको उन्हीं को लेकर जाना चाहिए था। राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए लेकर जाएं, वो बताएं देश को, कोई परेशानी नहीं है भाई। अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से चीजें बेहतर हो सकती है तो बताइए जाकर, कोई परेशानी नहीं। क्या दिक्कत है? मैं तो कहता हूं बताना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं बता पाए? इस टिप्पणी पर क्यों जवाब नहीं लिया? और तीसरी चीज, किशोर जी मतलब ये शिवसेना से कहां पहुंच गए? हिंदुस्तान की सेना क्या कर रही है वो किशोर जी को कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की सेना चाइना की सेना के साथ कहां युद्ध अभ्यास कर रही है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ड्रोन लगा दिया हो इंडिया अलायंस वालों ने कि कहां कहां क्या चल रहा है, सब कुछ इनको मतलब लाइव अपडेट आ रहा है एकदम, और इंस्टेंट यही डिबेट में आकर करेंगे। मतलब कमाल बात हो गई। ये 360 डिग्री जो आपने टर्न लिया है ना, ये अच्छा नहीं है। मतलब कैसे थे आप और कैसे हो गए? मतलब एक चीज बताइए किशोर जी वैसे हर 24 घंटे में 360 का यू टर्न लेते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तो है वो इस बात पे बिल्कुल उनका कोई टर्न नहीं है कि राहुल गांधी पीएम इन वेटिंग है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं किशोर जी, आऊंगा आपके पास तुरंत, लेकिन ब्रेक के बाद ना, हाँ ब्रेक के बाद आपको मौका दूंगा, लेकिन उसके पहले आपने कहा ना राहुल गांधी पीएम इन वेटिंग है। बिल्कुल हो सकते हैं, इस देश में डेमोक्रेसी है, जो जनता का दिल जीत लेगा वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसको ना किशोर तिवारी रोक सकते हैं, ना अशोक श्रीवास्तव की कोई हैसियत है। लेकिन मेरा काम क्या है, एक पत्रकार के तौर पर मेरा काम है फैक्ट चेक करना। अगर राहुल गांधी कोई बयान दे रहे हैं तो उनके बयान कितने गंभीर हैं, तो इसीलिए फैक्ट परफेक्ट में आज सबूतों के साथ, और अगर मेरे सबूत किशोर तिवारी जी या राहुल काजला जी मेरा एक भी फैक्ट चेक के खिलाफ अगर वो कोई बात कह सकें, तो मैं जो है आज की डिबेट किशोर तिवारी जी के नाम कर दूंगा, कोई और प्रवक्ता नहीं बोलेगा। सिर्फ बाकी बची डिबेट में सिर्फ किशोर तिवारी बोलेंगे। सिर्फ मैं जो आज फैक्ट चेक दिखा रहा हूं उसमें से एक भी बता दें कि गलत है। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं फैक्ट परफेक्ट में, कहीं मत जाइए, सबूतों के साथ दिखाऊंगा। मम्मी भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत में स्वाद भी। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार।
रितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं राहुल की फजीहत, फिर सुप्रीम नसीहत। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर राहुल को बड़ी नसीहत दिया और बड़ा बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट का यूं कहना चाहिए बड़ी नसीहत दिया और कहा कि कोई सच्चा भारतीय इस तरह की बात कैसे कह सकता है। राहुल गांधी ने कहा था कि चीन ने भारत की जमीन हथिया ली है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये जो है ये पूरा नसीहत आई है। इसी को लेकर आज चर्चा करें। लेकिन सवाल है कि बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी क्या इसके बाद भी थोड़ा संभलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है और राहुल गांधी के ट्रैक रिकॉर्ड में राहुल गांधी जो बयान देते हैं उसका असलियत से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए राहुल गांधी का फैक्ट चेक आज जरूरी है। फैक्ट परफेक्ट में मैं एक एक बयान आपको दिखा रहा हूं और फिर सबूत भी दिखाऊंगा। सुनिए किस तरह से मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी के बयान जो है पर सच्चाई से दूर है। राहुल गांधी ने कहा 2020 के कृषि कानूनों का विरोध करने पर अरुण जेटली ने उन्हें धमकाया। 2020 के कृषि कानूनों का विरोध। अरुण जेटली जी की मृत्यु 2019 में ही हो गई थी, कृषि कानून आने से कहीं पहले। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग उनकी शिकायतें सुनने के लिए कोई मुलाकात नहीं करता, उनसे मिलता नहीं। ये राहुल गांधी ने कहा, जबकि चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखकर और मेल भेजकर राहुल को बुलाया कि आइए बात करते हैं, पर वो गए नहीं। वो सबूत जो है पब्लिक डोमेन में है। राहुल गांधी ने कहा कि सबको पता है भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है, डेड हो चुकी है भारतीय अर्थव्यवस्था, जबकि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पहली सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इतना ही नहीं, जो इसी डेड इकोनॉमी में राहुल गांधी ने 2014 में 80 लाख रुपए निवेश किए थे, आज उनके पास 10 करोड़ से ज्यादा जो है इस डेड इकोनॉमी से उनको प्रॉफिट हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल ने ट्रंप को कोट करके कहा कि भारत के 5 विमान गिरे, जबकि सच क्या है, ट्रंप ने विमान गिरने की बात कही, भारत के विमान गिरे ऐसा ट्रंप ने कहा ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ इशारा था। राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मीडिया के सवालों से डरते हैं, जबकि पूरे चुनाव में 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने करीब 80 इंटरव्यू दिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पूरे चुनावों में एक भी पत्रकार के सवालों का सामना नहीं किया। राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर कहा चीन में कोई बेरोजगारी नहीं है, बाहर जाकर कहते हैं कि चीन में कोई बेरोजगारी नहीं, जबकि राहुल गांधी का बयान तब आया जब चीन में बेरोजगारी 24% से ज्यादा थी, भारत से ज्यादा बेरोजगारी थी। राहुल ने कहा राम मंदिर उद्घाटन में कोई मजदूर नहीं था, ये राहुल गांधी का बयान है, जबकि मंदिर प्रांगण में प्रधानमंत्री ने मजदूरों पर पुष्प वर्षा की, उसके वीडियो फुटेज है, उनके साथ वक्त बिताया। राहुल ने कहा राम मंदिर के उद्घाटन में ऐश्वर्या राय नाच रही थी, उनकी भाषा भी यही थी, जबकि ऐश्वर्या राय राम मंदिर उद्घाटन में नहीं थी और ना ही वहां उस दिन कोई डांस या नृत्य का कार्यक्रम हो रहा था। राहुल गांधी ने कहा मिस इंडिया प्रतियोगिता में कोई अल्पसंख्यक दलित महिला नहीं जीतती, सारी जो है अपर कास्ट जीतती है, कोई अल्पसंख्यक नहीं, जबकि भारत की पहली मिस इंडिया अल्पसंख्यक समाज से थी और कई ओबीसी दलित जो लड़कियां हैं वो मिस इंडिया का ताज पहन चुकी हैं। यहां भी राहुल गांधी झूठे साबित हुए। राहुल ने कहा चीनी भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं, चीनी सेना भारतीय सैनिकों को पीट रही है, जबकि वीडियो में भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों की पिटाई कर रहे थे। तो कितने सबूत मैं आपको दिखाऊं जहां राहुल गांधी के बयान जो है वो झूठे साबित हुए। जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं जो मैंने लास्ट में कहा, उसका वीडियो फुटेज आपको दिखाता हूं, कैसे भारतीय सैनिक जो है चीनी सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। राहुल गांधी का बयान सुनिए और वो वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ कहने की सुनने की जरूरत नहीं बचेगी। दिखाइए जरा। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया,
जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। छटा 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 ये दोबारा नहीं और गए। ओ बस करो। गौर शाबाश। सबूत के साथ मैंने दिखाया। राहुल गांधी कह रहे हैं अरुणाचल में चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं, जबकि वीडियो था भारतीय सैनिक पिटाई कर रहे हैं और चीनी सैनिक भाग रहे हैं। किशोर तिवारी जी बताइए सर, इसके बाद भी कुछ बचा है? कितने फैक्ट चेक करूं सर? मैं तंग आ गया हूं, मैं खुद तंग आ गया हूं बार बार फैक्ट चेक कर करके। बहुत पसंद आया मुझे जी, अच्छा लगा। शुरुआत तो तुम्हारा 10 के जगह पे 8 बजे हो जाएगा प्रोग्राम। बहुत मुझे एक बताए शिवम, मुझे एक बात बोल दे कि चाइना ने भारत की भूमि सर पहले मेरे सवाल का जवाब, ये जो मैंने फैक्ट चेक किया इसमें से किसी को भी आप चुनौती दे सकते हैं, कह सकते हैं मैंने गलत कहा? और राहुल काजला जी आपके लिए भी ओपन क्वेश्चन है, उसके बाद आप अपनी बात रखिए, मैं समय पूरा दूंगा। लेकिन पहले मैंने जो फैक्ट चेक दिखाया, क्या इसमें आप एक भी बात बता सकते हैं मैंने गलत दिखाई तो? पहले किशोर तिवारी जी फिर राहुल काजला जी, दोनों को लाइए आमने सामने स्क्रीन में, दोनों से पूछ लेता हूं, एक भी मेरा फैक्ट चेक को गलत साबित कर दें। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं, प्रूफ रहने के बगैर और विश्वसनीय तरीके से अगर आप आरोप करेंगे तो गंभीरता बनी रहेगी। सर मैंने कोई आरोप नहीं लगाया सर, प्लीज, मैंने आपको फैक्ट चेक करा सर। 1 मिनट और मैं बात कर रहा हूं। मैं पूरा समय दूंगा सर, इसके बाद सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब, फिर आपको मैं बिना रोके टोके जो आप कहेंगे कि फिर शिवम जी और जवाब देंगे और जो है दिव्यांश जी जवाब देंगे, मैं नहीं बोलूंगा। मुझे सिर्फ बताइए कि मेरे इस फैक्ट में कोई भी जो है गलत चीज थी? नहीं, आपने जो बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कही थी उन्होंने, राहुल गांधी ने, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बोला सर, सॉरी, मैंने कहा मीडिया के सवाल, कोई इंटरव्यू नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं बोला। उन्होंने 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने मीडिया के सवाल बोला और मैंने इंटरव्यू की बात करी। पूरे चुनाव में अगर उनका एक इंटरव्यू हो तो मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी के 80 इंटरव्यू थे, जिनमें एक इंटरव्यू लेने वाला मैं भी था। नहीं, 80 इंटरव्यू में क्या पूछना है ये सवाल। अब आप कहेंगे इंटरव्यू फिक्स होता है, तो सर मैं कह सकता हूं कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस फिक्स होती है, क्योंकि अगर एक ऐसी पत्रकार जो कांग्रेस की बीट कवर करती है, वो जब राहुल गांधी से एक मुश्किल सवाल पूछ लेती है, तो जो हमेशा कांग्रेस बीट पर रहती है उस महिला पत्रकारों को कहा जाता है कि तुम्हें बैच पहना दो, तुम अब कमल का फूल लगा के आ जाओ। तो ये तो सर वो भी फिक्स होती है, वो छोड़ दीजिए। ये आप राहुल काजला जल्दी से बताइए, फिर मैं आप दोनों को समय दूंगा और बाकी मेहमान बोलेंगे। जी राहुल काजला। अशोक जी, जो आपने आखिर में वीडियो दिखाई, मैं उसी पर सवाल पूछूंगा। जो वहां पर स्कर्मिश चल रहा था बॉर्डर के ऊपर, अगर वहां पर कुछ जवानों को भी चोट लगती है तो वो जवान कोई वहां पर मुफ्त में भेजने के लिए नहीं है, वो इस तरीके के स्कर्मिशेस क्यों क्रिएट होते हैं? दूसरी चीज, मतलब पीट रहे थे क्या? नहीं अशोक जी, मैंने कहा राहुल गांधी ने कहा चीनी, ना राहुल काजला कुछ भी कहने के लिए कुछ मत कहिए। मैंने कहा राहुल गांधी ने कहा चीनी भारतीय, आपको दोबारा बाइट सुना दूं, और जबकि वीडियो प्रमाण था भारतीय सैनिक पीट रहे थे। अशोक जी बोलने तो दीजिए। नहीं बोलना नहीं, ना बोलने के लिए नहीं बोलना, मैंने आपसे सवाल पूछा उस पे बोलिए। आप बोल लीजिए। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं, आप अगर मेरी बात को इधर उधर करेंगे मैं नहीं बोलने दूंगा, क्योंकि मेरे व्यूअर मुझे बोलते हैं कि जबरदस्ती आपके डिबेट में कोई भी कुछ भी बोलता है आप उसको बोलने देते हैं। सवाल पे बोलने दीजिए, मैंने सवाल पूछा। जो 20 जवान शहीद हुए हैं वो किस तरीके से शहीद हुए? अपने आप हो गए? अच्छा, आप चीन के कितने सैनिक शहीद हुए? मैं तो चीन के कितने सैनिक शहीद हुए? एक मिनट, चीन के कितने सैनिक शहीद हुए बताइए? चीन के कितने सैनिक शहीद हुए? नंबर नहीं है चीन के सैनिक। हाँ, अब नंबर नहीं है। आप अब आ गए ना आप इसी बात पे। सुप्रीम कोर्ट ने आज यही कहा,
आपने सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला सुना? सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जहां पर दो देशों के बीच क्लैश होता है वहां ह्यूमन कैजुअलिटी होती है। हमारे 20 सैनिक मरे तो हमारे कर्नल संतोष बाबू और उनके यूनिट ने उनके 150 सैनिक मार गिराए। 150 सैनिक मार गिराए 20 सैनिकों ने। 1.25 लाख से 1 लाख हमारे सैनिक थे। लेकिन आपको भारतीय सैनिकों के वीरता पे गर्व नहीं है। आप ये कह रहे हैं 20 सैनिक शहीद हो गए। मैं आपसे पूछता हूं 1962 में कितने शहीद हुए चाचा नेहरू के समय? बताइए जरा। चाचा नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे कितने शहीद हुए बताइए जरा, और क्यों शहीद हुए? इस सवाल का जवाब है आपके पास? चलिए हो गया। मेरे सवाल का जवाब नहीं है। 1 मिनट, हटाइए सबको, हटाइए सबको हटाइए। मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरे सवाल हटाइए सबको। मैंने पहले कहा मैं बाद में बोलने का मौका दूंगा, लेकिन पहले मैंने कहा मैंने जो फैक्ट चेक किया है उसमें से एक गलत साबित कर दीजिए। इधर उधर मत भागिए, सच का सामना करने की हिम्मत रखिए, तब दो टूक में आइए। सवालों का सामना करने की हिम्मत रखिए तब, और अगर मेरे फैक्ट को काट सकते हैं तो दो टूक में आइए। इधर उधर करने के लिए आपको बाकी सारे चैनल मिलेंगे। अब मैं इस बात से हटता हूं क्योंकि मुझे पता है ना किशोर तिवारी ना राहुल काजला मेरी एक भी बात को गलत साबित कर पाओ। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी बिना फैक्ट चेक किए बोलते हैं, इसीलिए उन्हें बार बार कोर्ट से फटकार लगती है। किशोर तिवारी जी अब आपका सवाल, और शिवम, और उसके बाद जो है ये अपना जवाब देंगे दिव्यांश जी, बोलिए। मैंने यही सवाल करना चाहता कि शिवम आज ये बता दे देश को कि चाइना ने कोई भूमि हड़पी नहीं है, एक बात। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, आप चाइना ने जमीन कितनी हड़पी इससे ज्यादा चाइना एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बन के आ गया है इस कॉन्टिनेंटल में, क्योंकि श्रीलंका में उसने बहुत कुछ, नेपाल में बहुत कुछ घुस गया है वो, और उसने बहुत कुछ इंक्रोचमेंट है। इधर फिर बांग्लादेश में अभी बहुत कुछ उनका बढ़ गया है। पाकिस्तान तो पूरा उन्होंने अपने को अडॉप्ट कर लिया तरीका ही है। तो भारत को चिंता का विषय है पाकिस्तान, लेकिन चाइना जिसने इतना डैमेज किया उस पर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कंसर्न रखनी चाहिए। इतना ही मुझे कहना। ओके, शिवम जी रिस्पॉन्ड कीजिए। एक मिनट, आपने जो कुछ भी कहा, तो मैं राजनीति में सुर्खियां बटोरने के लिए जो बेबुनियादी आरोप लगाते हैं उन नेताओं को अच्छी सबक मिलेगा इस कार्यक्रम से। बढ़िया कि फैक्ट चेंज भी होते हैं ना, बढ़िया। तो चेंज भी हो जाते हैं। चलिए, आप पीएम इन वेटिंग भी कहते हैं, फिर कहते हैं सुर्खियां बटोरने के लिए जो बयान देते हैं उनको जो है लोग सबक भी सिखाएंगे, तो मुझे मालूम नहीं। इसीलिए मैंने कहा किशोर तिवारी जी कई बार मुझे लगता नहीं किस तरफ है, थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। बोले शिवम जी। स्टेटमेंट बता देता हूँ एक साथ। मुझे लगता है कि उसके बाद किशोर तिवारी जी को चाइना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना ऐसा ना हो कि कल सुप्रीम कोर्ट इन पर भी कोई टिप्पणी कर दे। सबसे पहले इस देश के डीजीएमओ ने कहा कि चाइना ने कोई डीजीएमओ नहीं, तुम कहो। सुनिए सर, पर भी आ रहा हूं, मैं पर भी आ रहा हूं। सुनिए सर, शिवम त्यागी पर भी आ रहा हूं, चिंता मत करिए। शिवम त्यागी का स्टेटमेंट से इतना ही प्रेम है तो उस पर भी आऊंगा, सब कहूंगा, चिंता मत करिए। जो आप कहेंगे वो कहूंगा, बेफिक्र रहिए। पहला, इस देश के डीजीएमओ ने अप्रैल 2020 में कहा कि चाइना ने कोई जमीन नहीं हड़पी है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक में कहा ना कोई आया है और ना किसी को आने दिया गया है। इसके बाद पीएमओ ने स्पष्टीकरण देते हुए भी यह कहा कि जो बयान था वो सेना की बहादुरी के लिए था। इस देश के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर जी ने कहा कि यह विषय लैंड ग्रैब का था ही नहीं, कोई जमीन नहीं कब्जाई गई है, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट का केस था। और शिवम त्यागी भी यहां पर किशोर तिवारी जी के लिए कहता है कि भारत की 1 इंच जमीन नहीं गई है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि इसके आगे सरकार क्या कहे। प्रधानमंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इसके अलावा डीजीएमओ और इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय, सबने तो कहा और सर्वदलीय बैठक में भी कहा और सामाजिक मंचों पर भी कहा और पार्टी उस पर भी कहा, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि किशोर तिवारी जी की नहीं मेरे पास कोई तस्वीर। अरे भाई, आपके पास कोई चाइना से सैटेलाइट पर तस्वीर आई हो तो आप बता दो। राहुल गांधी का तो अच्छा संबंध है, अच्छा पैक्ट है वहां की पार्टी से। कोई आपके पास तस्वीरें हो तो बता दो, कोई आपके पास ऑफिशियल कुछ हो तो बता दो। सिर्फ ये शूट द स्कूट वाली की कहानी की वजह से ही आज सुप्रीम कोर्ट ने आपको जो है इस तरीके से राहुल गांधी ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि रीजन है, मैंने कहा ना, इस देश के खिलाफ कोई भी देश या फिर इस देश की पॉलिसी के खिलाफ, सॉवरेनिटी के खिलाफ
कोई भी देश अगर बोलेगा राहुल गांधी उसी की लाइन को टो करेंगे। कम से कम चाइना, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स, इन तीनों के विषय में तो यही हुआ है। जैसे ही उन्होंने देश के खिलाफ कोई लाइन ली, वही राहुल गांधी ने रेप्लिकेट कर दी। आप कोई सा भी इंसिडेंट उठाकर देख लीजिए। उन्होंने वो कहा जो विदेश चाहता था, उन्होंने वो कहा जो भारत का दुश्मन चाहता था, और वो लगातार करते रहेंगे। चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं मानता हूं शायद उनको बुद्धि भगवान दे, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। उम्मीद शिवम जी को नहीं है, लेकिन ये दिव्यांश काला, ये बहुत गंभीर टिप्पणी है। मुझे लगता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी नेता, उसको ऐसी टिप्पणी के बाद थोड़ा सा ठहरना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई मैं किस रास्ते जा रहा हूँ। क्या राहुल गांधी के साथ ऐसा हो सकता है? अशोक जी, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पिछले 10 साल, किशोर जी अपने कह भी रहे हैं कि पीएम इन वेटिंग, तो वो सुनते सुनते पीएम इन वेटिंग करते करते आज राहुल गांधी का शायद धैर्य कुछ जवाब दे रहा है। तो आज के समय भारत के भीतर एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं इन बात, और ऐसे हिट एंड रन स्टेटमेंट्स देखें। नंबर 1। नंबर 2, किशोर जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, उसमें पता नहीं हम लोगों ने उसको अंडरलाइन नहीं किया, उसका उत्तर देता हूं। किशोर जी ने बहुत अंत में बोला, किशोर जी चूंकि हम सबके वरिष्ठ भी हैं, किशोर जी ने कहा कि भाई चीन अपना प्रभुत्व इस क्षेत्र में, साउथ एशिया इस क्षेत्र में बढ़ा रहा है, बिल्कुल बढ़ा रहा है, लेकिन इसका मूल क्या है? हम मूल पे नहीं जाते हैं ना किशोर जी, सबसे बड़ी दिक्कत है। तिब्बत, भारत चीन के बीच बफर स्टेट था, कैसे गया वो आज पब्लिक डोमेन में है। बहुत छोटा सा मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, क्या उस समय क्या किया आपने, इतिहास में तो एक मूल उसका ये है। एक बंगाल की खाड़ी में एक अशोक जी द्वीप है जिसको कहते हैं कोको आइलैंड। नेट पे डालेंगे कोको आइलैंड चाइना, हम सबको मिल जाएगा उसमें। वो कोको आइलैंड कैसे चीन के पास गया, किसने दिया? 14 नवंबर 1947 ब्रिटिश गवर्नर जनरल 19 जुलाई 1947 माउंटबेटन ने एक वार्ता का उल्लेख किया नेहरू जी के साथ। ये वो दौर था कि जिस समय भारत से अंग्रेज जा रहे थे, अंग्रेजों का ट्रांजिशनल पीरियड था, भारत को स्वतंत्रता में स्वाधीनता मिल रही थी, और भारत और उस समय के राज्यों का एक एकत्रीकरण सरदार पटेल के नेतृत्व में चल रहा था। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये द्वीप समूह भारत के पास आए। परंतु ऐसा क्या हुआ कि कोको आइलैंड के लिए पंडित नेहरू से बात करनी पड़ी माउंटबेटन को, और उसका उल्लेख नेहरू जी ने नहीं किया, उसका उल्लेख करते हैं माउंटबेटन। और उसके कुछ ही दिनों बाद तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को वो कोको आइलैंड, वो कोको द्वीप समूह संचार व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए लीज पे दे दिया। बाद में आगे चल के उसको म्यांमार ने ले लिया, और आज के समय अशोक जी आप डाल के हम लोग डाल रहे हैं अभी कोको आइलैंड चाइना ने एयर स्ट्रिप्स खड़ी कर दी है वहां, कैसे गया? कोई इसका उत्तर आज तक शायद कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियली, मैं राहुल जी से भी आग्रह करूंगा, अगर है तो बताएं क्यों दिया कोको आइलैंड। दूसरा, हमने बड़ी बात की कि भाई अभी अमेरिका को लेकर के राहुल जी ने बहुत बोला कि ट्रंप ने ऐसा कहा कि आजकल तो लगता है ट्रंप जो बोलते हैं उसको सेकंड कर देते हैं तुरंत। आप कोई बीजेपी का शिवम जी या कोई और अन्य भी बोलेंगे तो उसकी सरकार पार्लियामेंट पे बोलेगी, क्योंकि उनको डेमोक्रेसी से भरोसा उठ गया, तो कंफर्म है। ये किस आधार पे आप कह रहे हैं? मैं उसका आधार में बताता हूं अशोक जी। 2005-6 मैं एक टर्म का यूज करते हुए बताऊंगा, माउंटेन ऑफ पीस किसे कहा जाता है? या ये अपने हमारे 2 प्रवक्ता बहुत योग्य प्रवक्ता हैं, मुझे नहीं पता आपको ध्यान है कि नहीं। अशोक जी, सियाचिन को माउंटेन ऑफ पीस कह के कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के चरणों में डालने को तैयार बैठी थी। यस। जनरल जे सिंह उस समय के तत्कालीन सेना अध्यक्ष ने बयान दिया है, ये कोई दिव्यांश काला, शिवम त्यागी या भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है, उस समय के पद पे बैठे हुए लोगों का बयान है। मनमोहन सिंह तो उस समय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्याम शरण, इन लोगों ने उसकी तैयारी करी हुई थी। देश की संप्रभुता के साथ किसने खेला? आपने बड़ी बात अमेरिका के दबाव में कौन गया? ये मैं नहीं कह रहा हूं, जनरल जे सिंह ने रिकॉर्डेड स्टेटमेंट दिया भाई। बिल्कुल ये हमारा स्टेटमेंट किसी का नहीं है। बिल्कुल, जनरल जे सिंह का स्टेटमेंट। हाँ, मैं आ रहा हूं सर। जनरल जे सिंह का स्टेटमेंट है, बिल्कुल। सियाचिन जो भारत की स्ट्रैटेजिक एक बहुत बड़ा पॉइंट है, माउंटेन ऑफ पीस क्या आप देने की तैयारी कर रहे हो? कांग्रेस ने बाकायदा, कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान को देने की तैयारी कर ली थी। तो मुझे लगता है कि असली सरेंडर ये होता है कि भाई भारत का कोई हिस्सा आप कह दो कि पाकिस्तान को। आज सियाचिन पे भारतीय सेना है, अगर उस समय सेना विरोध ना करती तो क्या होता? एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आ रहा हूं राहुल जी और जो है किशोर जी आपके पास छोटे छोटे स्टेटमेंट के लिए, ब्रेक के बाद।
टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने लगा। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान रखा बड़े भैया। सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज राहुल गांधी की फजीहत, सुप्रीम नसीहत, सुप्रीम कोर्ट के आज की टिप्पणी के बाद इस पर चर्चा कर रहे हैं। शिवम त्यागी बीजेपी से जुड़े हैं, राहुल काजला कांग्रेस के नेता हैं और युवा नेता, किशोर तिवारी शिवसेना UBT के नेता हैं, दिव्यांश काला जो है वो लेखक है। मैं जल्दी से बता दूं क्योंकि कुछ सवाल मेरे पास आए हुए हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन एक सवाल मैं उनसे लूंगा, किशोर जी, उसके बाद राहुल काजला, जल्दी बहुत संक्षेप में। मेरे पास एक सवाल जो है, हालांकि इस सवाल का मुझे कहा गया है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का कोई जवाब होगा। मुझे जो है ये सवाल राजेश सोलंकी ने मुझे पूछा है सोशल मीडिया पर। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से आए प्रवक्ता से सवाल है कि क्या राहुल जी या कांग्रेस अपने सवाल को कभी सोच समझकर या उसकी सत्यता को जानकर क्यों नहीं रखते? देश के खिलाफ बोलकर उन्हें ऐसी कौन सी संतुष्टि मिलती है? ये राजेश सोलंकी जी का सवाल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब राहुल काजला जी इससे सहमत होंगे। लेकिन किशोर जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये I am India 001 ये ट्विटर हैंडल है, इन्होंने पूछा है, AS इनका नाम है, मुझे नहीं पता पूरा नाम क्या है। ये कह रहे हैं कि क्या विपक्षी नेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सार्वजनिक बयानबाजी से बचना नहीं चाहिए या फिर ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है? भारत का आम नागरिक, आम आदमी का सवाल है, बिल्कुल बोलिए सर। हाँ, नहीं, देखिए, रक्षा और विदेश नीति पे पक्ष और विपक्ष ने सहमति रहनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं अशोक जी बता रहा हूं, अगर रक्षा नीति और विदेश नीति अमेरिका का प्रेसिडेंट डिसाइड करे तो यार विपक्ष तो कुछ सवाल पूछेगा ही। ओके। लेकिन मैं अभी भी बताता हूं, आप ये तीनों भी एक ही पार्टी के ऊपर बैठ गए वहां स्टूडियो में। दिव्यांग काला, मैं तुमको दिव्यांश लगा था मुझे कि थोड़ा फेयर बात करेंगे, वो तो बहुत ही अनफेयर हो गए। लेकिन दिव्यांश काला, ये बात है कि राजनीति का स्तर बहुत गिर गया। और एक बात मैं बताऊं, कांग्रेस गलतियां नहीं करती तो कहां बीजेपी की सरकार बनती? हिमालयन बीजेपी की सरकार। तो मतलब आप सुनिए, आप फिर बड़ी विचित्र जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कांग्रेस गलतियां नहीं करती, जिनको शिवम त्यागी ने कहा गलतियां नहीं ब्लंडर है, और अगर कह रहे हैं कि कांग्रेस गलतियां नहीं करती तो फिर बीजेपी आती नहीं। तो दिव्यांश काला ने तो उन्हीं गलतियों को, उन ब्लंडर्स को बताया है, वो फैक्ट से तो इधर उधर गए ही नहीं। अगर उनका फैक्ट गलत है तो आप उनको फैक्ट पे काटिए। आप कह रहे हैं कि तीनों स्टूडियो में बैठा के, सर आप भी स्टूडियो आए, मोस्ट वेलकम। मैं राहुल जी को भी स्टूडियो बुला रहा हूं, कांग्रेस वाले भी आए, आप भी आए, स्वागत है सर, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, उनको एडवांटेज रहता और भिड़ जाते वो लोग। सर आप आइए ना, आपको भी एडवांटेज देंगे सर। अरे दिव्यांश काला नया नया आया है, इसलिए मैंने बोला कि जो बातें शिवम त्यागी ने की है वो क्यों नहीं राजनाथ सिंह को बताते, वो क्यों नहीं सुब्रमण्यम को बताते? शिवम जी, एक सवाल, वो जो किशोर जी ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई अगर भारत की विदेश नीति जो है दुनिया का कोई और ताकत करेगी तो विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है। जाहिर सी बात है, ट्रंप को लेकर मैंने क्या कहा, देखिए वो कहते हैं ना कि वफादारी पर दे दी जान, गद्दारी नहीं आई, और अभी तक हमारे खून में ये बीमारी नहीं आई। किशोर जी के खून में जो है, मतलब मैं वैसे गलत एंगल में नहीं, वो थोड़ी आ गई, कांग्रेस से ट्रांसमिट हो रही है, क्योंकि वो होता है ना, जैसी कंपनी हो, जैसी आपके साथी हो जाए, धीरे धीरे आप भी वैसे ही हो जाते हो। तो ये खून में गद्दारी नहीं आनी चाहिए जी। आपने जो पूछा इसका विस्तृत जवाब मेरे देश के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसके अलावा आदरणीय राजनाथ जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सबने दिया। अब मैं क्या करूं कि इनको डोनाल्ड ट्रंप से इतना प्यार है कि पूछिए ही मत। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि उद्धव ठाकरे जी अध्यक्ष नहीं रह गए, डोनाल्ड ट्रंप को, ये इंडियन ओवरसीज अध्यक्ष 30 सेकंड में बोल लीजिए जल्दी। ये गलत है चीज। अशोक जी, हाँ बोलिए, 30 सेकंड।
आप डिबेट करते, बहुत फेयर करते, हमको बोलने का चांस देते, इसलिए हम तुम्हारे आभारी है और हमको तुमसे प्यार भी है। लेकिन एक बात मैं बोलूं कि भारत सरकार और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह दे कि डोनाल्ड ट्रंप ये बेवकूफ तरीके बेबुनियादी बातें करते हैं तो हम मान लेंगे ना, हम मान लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 28 ट्वीट किए, 28 ट्वीट को सर आंखों पे रखा। दिव्यांश काला भाई वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लेते। दिव्यांश काला जल्दी से फिर मैं सर अभी 7 मिनट पहले अभी आप लोग देख लीजिए, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक पूरा ट्वीट कर दिया, लेकिन उसको भी ये नहीं मानेंगे, मुझे कंफर्म है। अरे ये तो भैया सर प्लीज सर सुन लीजिए भैया सर, आप मानेंगे ही नहीं ना सर, दिक्कत ये है आप इतना अंडर, अरे भैया अरे सर इतना अंडरमाइन कर चुके हैं आप, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इतना अंडरमाइन कर चुके हैं कि आप सर, अरे भैया 17 सितंबर को जा रहे, 17 सितंबर को नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, तुम कहां लगे हो? हाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। सर एक मिनट मैं आपको ये भी बता दूं सर, एक मिनट, ये बड़ी खबर है, ये भी बता दूं, इस वक्त जो है स्टेटमेंट ऑफ ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन का बयान उसको आया, और वो किस लिए आया कि ये जो इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स का नाम लेकर भारत कह रहा है। ये सर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, अभी आया है। इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इन फैक्ट इंडिया बिगेन importing from Russia because traditional suppliers will divert to Europe after the outbreak of the conflict. The United States at the time actively encouraged such imports by India for strengthening global energy market stability. ये मुझे नहीं लगता कि इससे कड़ी भाषा में अब आप कहो कि ये लिखें कि नहीं, यूनाइटेड स्टेट और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिनके सफेद बाल हैं, जो सूट पहनते हैं, वो बकवास कर रहे हैं। आप ये भाषा चाहते हैं तो ये भाषा नहीं है, लेकिन कूटनीति में मुझे नहीं लगता कि इससे कड़ी भाषा कुछ हो सकती है। राहुल काजला, यूनाइटेड नेशन का नाम लेकर इतनी बड़ी बात कही गई है, बोलिए राहुल काजला। अशोक जी, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जैसा कि ये स्टेटमेंट दिया है, तो जो बात कि अगर नेम करने की बात थी, हमारे देश को अगर एक डेड इकोनॉमी डिक्लेयर किया गया था, तो मुझे नहीं लगता कि हिचकिचाना चाहिए था। जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उन्हें भी नेम कर देना चाहिए था, बट पूरे तरीके से वेलकम स्टेटमेंट है ये। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये स्टेटमेंट अगर दिया है तो इसका स्वागत हम करते हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि अपनी ड्यूटी को जो सरकार है वो इसी तरीके से पूरा करेगी। एक मिनट मैं, देखिए आपने वेलकम किया, अच्छी बात है, मुझे लगता है इससे कड़ी भाषा नहीं हो सकती। जल्दी से हमारे संवाददाता अमृतपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी बड़ी खबर पे। अमृतपाल, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और मुझे लगता है कि ये अमेरिका को, यूरोपीय यूनियन को, और साथ साथ भारत में विपक्ष जो विरोधियों की भाषा बोलता है उनको भी एक, मुझे लगता है इससे कड़ी भाषा नहीं हो सकती। अमृतपाल जी, भारत ने ये बहुत क्लियरली अशोक जी कहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ये जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स इंपोज करने की बात कर रहे हैं, इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, भारत ने ये सप्लाईज जो जब ये यूक्रेन यूरोप का कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट रशिया का आउटब्रेक किया था, उसके बाद परचेज करने की बात की है। और ये एक ग्लोबल मार्केट सिचुएशन को देखते हुए किया, और भारत का जो इंपोर्ट था रशिया से ऑयल का, ये एक ग्लोबल स्टेबिलिटी लाया है, ना कि किसी तरह की डिसरप्शन लाया है। तो क्लियरली बात ये है कि रशियन इंपोर्ट्स जो विश्व स्टेबिलिटी है ऑयल मार्केट्स की, उसको प्रमोट कर रहे हैं, और भारत लगातार ये कहता आया है कि हम किसी के इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को इनरेंज नहीं करना चाहते। हम इस कॉन्फ्लिक्ट को डायलॉग और डिप्लोमेसी के साथ दोनों पार्टीज अगर हल करना चाहती हैं तो किया जाए, और भारत इसमें हिस्सेदार नहीं है जो अमेरिका हम पे आरोप लगा रहा है। जी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भारत की अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को। 2 टूक है, ये 2 टूक है। शिवम, जल्दी से आपका एक आखिरी कमेंट। मुझे लगता है कि आज भी दूध का दूध पानी का पानी है, उधर सुप्रीम कोर्ट, इधर EU, इधर विदेश मंत्रालय। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी क्लियरली कहा था
और वो उस समय यूके में ही थे कि जितना हम एक महीने में खरीदते हैं एक आफ्टरनून में जो है यूके खरीद लेता है। आज उसको लेते हुए क्लियर कट जो है एक स्टैंड है, मैं मानता हूं कि बेहद शानदार स्टैंड है। हमारे अपने इंटरेस्ट है और जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में चीजें उथल पुथल हुई उसको लेकर हमने अप्रोक्सीमेटली 2.26 लाख करोड़ रुपीस बचाए रशिया से तेल लेकर। हमारे देश के लोगों का इंटरेस्ट हित सबसे पहले है और महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ ही दुनिया भर के जो लोग रशिया से खरीद रहे हैं, चाहे वो खास तौर पर अगर मैं यूएस की भी बात करूं तो फर्टिलाइजर से लेकर तमाम वो चीजें खरीद रहे हैं, उसको भी लिखा गया। इसका मतलब साफ तौर पर है भारत अपनी जो भारत के जो हित में है, भारत उस पर अडिग है और किसी दबाव में आने वाला नहीं। अमृतपाल, कुल मिलाकर इस स्टेटमेंट का मतलब यही निकलता है, इतने समय तक भारत जो है बहुत गंभीरता से बात कर रहा था, अब भी जो बयान आया पूरी गंभीरता से आया है। क्या कहेंगे जल्दी से? बिल्कुल जी अशोक जी, भारत ने साफ कहा है और मैं स्टेटमेंट से पढ़ दूं, इंडियन इंपोर्ट्स आर मेंट टू इंश्योर प्रेडिक्टेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी कॉस्ट टू द इंडियन कंज्यूमर। आप अपने कंज्यूमर, अपने सिटीजन की तरफ आपकी वफादारी है। आप ग्लोबल सिचुएशन में एस्केलेट नहीं कर रहे हैं और वो देश हमको पार्ट ना पड़ाएं जो वहां से रेयर अर्थ मिनरल्स खरीदते हैं, जो वहां से फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं। रशिया को गाली देते हैं, उनके साथ ट्रेड करते हैं और भारत को डबल स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि आप रशियन ऑयल लेके यूक्रेन वॉर फ्यूल कर रहे हैं, यूक्रेन के साथ आप लड़ रहे हैं, मतलब यूक्रेन का युद्ध आप एस्केलेट कर रहे हैं। और यूक्रेन को प्रेसिडेंट जेलेंस्की जब व्हाइट हाउस में जाते हैं, जिस तरह का बर्ताव राष्ट्रपति ट्रंप उनके साथ करते हैं, उस तरह का बर्ताव ना भारत ने प्रेसिडेंट पुतिन के साथ किया है, ना प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ किया है। भारत एक समझदारी की बात हमेशा करता रहा है कि आप इसको डायलॉग डिप्लोमेसी से करें और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में एक प्रेडिक्टेबल रेजीम आए, उसकी तरफ अपनी जो सहानुभूति है या उसकी तरफ जो कदम उठाने हैं वो किया है भारत। तो मेरा ख्याल है कि भारत को जो आज संदेश दे रहे हैं या उनको पॉन्टिफिकेट कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि भारत इसको एस्केलेट कभी नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, भारत एस्केलेट करेगा, बिल्कुल। बहुत बड़ी अपने आप में खबर है जो भारत ने जवाब दिया है। शिवम का जल्दी से एक रिएक्शन। अमृत आप रहिएगा मेरे साथ। शिवम, क्या ये भारत के जो विपक्ष है, क्या उसको भी इसके बाद कुछ बचा है क्या? दो टूक तो अमेरिका को कह दिया, यूरोपीय यूनियन को कह दिया, इसके बाद दो टूक, इससे ज्यादा क्या दो टूक भारत कर सकता है? देखिए, एक चीज बहुत साफ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये नया भारत है, बेंड होने का कोई सवाल ही नहीं है। चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, वो कितने ट्रांजैक्शंस करता है, कितना ट्रेड करता है, उसका भी इस चिट्ठी में विस्तृत जानकारी है। और किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स जो है, इसके अलावा जो है रशिया से जो चीजें इंपोर्ट करता है, सबको लेकर क्लियर कट एक मैसेज है कि हम बेंड डाउन होने वाले नहीं है। अगर कोई हमें ये कहता था, और ये हमारे विपक्ष के लिए भी है, जो बार बार वो कह रहे थे कि ट्रेड डील होने वाली है, ट्रेड डील होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, क्लियर है हमारे लिए पहली प्रायोरिटी हमारे 140 करोड़ लोग हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए हमारे देश के लोग पहले प्रायोरिटी हैं। और अगर कोई सोचता है कि उसको लेकर कोई हमें दबा ले जाएगा, मैनिपुलेट कर ले जाएगा, या फिर हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कहीं पीछे छूट जाएगा, माफ कीजिए, ऐसा नहीं होने वाला है, इस भारत में तो नहीं होने वाला। अमृत, इसमें पांचवा बिंदु जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है जिस तरह से जिसका जिक्र आपने भी किया कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो रशिया से यूरेनियम को लेकर न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट करता है, लेकिन जो है अपनी जो है ईवी इंडस्ट्री के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, केमिकल्स के लिए, और वो भारत से कहता है कि तेल आयात करता है। तो भारत तो ये कहते हैं कि रूस और अमेरिका की इकोनॉमी जो है डेड इकोनॉमी है। अमृत जी अशोक जी, दोबारा सवाल पूछिए। मैं कहता हूं जो पांचवा बिंदु है इसमें, क्योंकि इसमें 6 बिंदु हैं और ये जो है 10:24 पर भारत की MEA रणधीर जायसवाल की तरफ से जो प्रवक्ता हैं उनकी ओर से किया गया है। इसमें जो पांचवा बिंदु है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स को लेकर लिखा गया है कि जो रशिया से यूरेनियम इंपोर्ट करता है, ठीक है ना, अपने न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए, ईवी इंडस्ट्री के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, और भारत से एक्सपेक्ट करता है कि हम वहां से तेल भी ना खरीदे। डबल स्टैंडर्ड है ये तो पूरी तरह से। बिल्कुल जी, देखिए अगर आप यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि क्रिटिकल इंडस्ट्री है, पैलेडियम अपनी ईवी इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर 2024 की कब लड़ाई शुरू हुई थी, 2.5 साल पहले, 2024 पिछले साल के फिगर्स, बायलैटरल ट्रेड $67.5 बिलियन गुड्स में और सर्विसेज में
17.2 बिलियन डॉलर 2023 में। अगर आप ये ट्रेड कर रहे हैं और भारत अगर तेल खरीद रहा है और लगातार ओपनली ये कह के अमेरिकन से, वेस्ट से, यूरोपियन से बात करके कि हम अपने सिटीजन्स को, हमारे ग्रोथ इंजिन्स हैं, हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। आप तो 2-3% पे ग्रो करते हैं, हम 6-8% पे ग्रो कर रहे हैं। हम दुनिया की ग्रोथ स्टोरी लीड कर रहे हैं, इकोनॉमी डाउन टर्न होने में बचा रहे हैं क्योंकि इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज हैं। तो फिर क्या गुनाह कर दिया हमने, और आप हमें पॉन्टिफिकेट कर रहे हैं, आप हमें सबक पढ़ा रहे हैं, तो आप खुद ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स हैं, बिल्कुल आप अपने लिए किसी और तरह के मापदंड रख रहे हैं, हमारे लिए मापदंड किसी और तरह के रख रहे हैं। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप अगर थ्रेटन कर रहे हैं कि हम अपने टैरिफ्स बढ़ा देंगे, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, हमारी इकोनॉमी, हमारे इनको फर्क पड़ेगा, पर शायद हम उससे उबर जाएंगे, आपके कंज्यूमर्स को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि इसको एस्केलेटरी लेडर पे लेके जाने का किसी का भी हित नहीं है इसमें। सबको वैश्विक सिचुएशन समझनी पड़ेगी और भारत कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है। भारत ने 2 टूक राष्ट्रपति पुतिन से भी, अगर आपको याद हो, एससीओ समिट में ये कहा था, ये कैटनबर्ग में, और जब प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी मिलने गए थे, कहा था कि भाई टेबल पे बैठे डायलॉग डिप्लोमेसी से करें, और अगर ये ट्रेड को एज अ वेपन यूज करना चाहते हैं इंडिया के खिलाफ या भारत के खिलाफ, तो ये साफ दोहरे मापदंड है। बिल्कुल अमृत, बड़ी बात भारत की 2 टूक, और आज 2 टूक के अंत में भारत की भी 2 टूक सामने आ गई। और मैं जल्दी से आखिरी बिंदु भर देता हूं। साफ तौर पर कहा गया इन दिस बैकग्राउंड दैट टारगेटिंग ऑफ इंडिया इज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल, यानी भारत को गलत तरीके से जो है इस तरह से टारगेट जो है वो किया जा रहा है, और टारगेट में भारत दबाव में आने वाला नहीं है, बड़ा साफ भारत ने कर दिया है। तो इस तरह से भारत ने आज जो है एक बड़ा विदेश मंत्रालय की ओर से कड़ा जवाब, बड़ा जवाब, और मुझे लगता है कि आज की अपने आप में बड़ी खबर है। लेकिन राहुल गांधी को समझना पड़ेगा कि किस तरह के बयानों से दरअसल भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति, भारत की सुरक्षा रणनीति, इन सब पर असर पड़ता है। पर उम्मीद कर रहे हैं कि आज के सुप्रीम कोर्ट के जो इस स्टेटमेंट के बाद, इस जो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये नसीहत दी है, उसके बाद शायद राहुल गांधी कुछ रुकेंगे, थमेंगे और आत्मचिंतन, मंथन करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया। आपसे कल मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार।